हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। कैसे हो बच्चों? आई होप आप मेंटली और फिजिकली बहुत अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी में पूरे जोर शोर से लगे हुए होंगे। बेटा एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सीबीएसई की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है एनटीएससी के लिए, और इस बार एनटीएससी नहीं हो रहा है, अप्रूवल नहीं दिया है एनसीईआरटी ने इस चीज़ के लिए। तो अब हमें पूरे फोकस से क्या करना है, बोर्ड की तैयारी में लगना है, क्योंकि बोर्ड तो 100% होगा ही होगा। लेकिन जो भी कंटेंट मैं आपको अपनी इन वीडियोस में दे रही हूँ वो बोर्ड का तो आपका 100% प्रिपरेशन करवाएंगे ही करवाएंगे। एक भी पॉइंट में नहीं छोड़ूंगी जो आपके बोर्ड में आता हो और आपको मैं ना पढ़ाऊँ, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मेरे इन वीडियोस में आपको कंटेंट इस तरीके से मिलेगा कि क्योंकि आप अब कुछ महीनों बाद क्या करना है, 11th में जाना है ना, तो आपका एक बेस भी 11th के लिए बनता चला जाएगा। तो जो भी कंटेंट मैं आपको डिलीवर करूंगी इन वीडियोस के थ्रू वो सफिशिएंट है आपके बोर्ड्स के लिए और आपके 11th के बेसिक कंसेप्ट्स को बिल्डअप करने के लिए, राइट। चलिए अपने मेटल्स नॉन मेटल्स के चैप्टर को बच्चों आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये टॉपिक हमने शुरू किया था और उसमें सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी अपन ने देखी थी कौन सी, ऑक्सीजन। और मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, आई होप आपने होमवर्क किया होगा। कमेंट्स में कुछ बच्चों के रिप्लाई तो आए हैं, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। मैंने आपसे उस वीडियो में पूछा था कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम व्हेन दीज मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन तो क्या वो कोई फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, और अगर करते हैं तो वो किस कलर की प्रोड्यूस करते हैं। आंसर चारों के लिए ही यही है कि ये चारों मेटल्स जब एयर में या ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं दे स्टार्ट बर्निंग एंड दे प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर फ्लेम, पर्टिकुलर कलर फ्लेम, ठीक है। इनसे पता है ये क्या होता है, ये इनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी है। अगर आपको इन मेटल्स को आइडेंटिफाई करना है तो आप फ्लेम कलर से भी इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, या फर्दर हायर क्लासेस में पढ़ते हो फ्लेम टेस्ट के नाम से, राइट। तो सोडियम का जो फ्लेम कलर होता है वो होता है गोल्डन येलो। बच्चों रोड पर जब आप चलते हो तो सोडियम बल्ब्स लगे हुए तो येलो लाइट निकलती है उनसे। जो रोड लाइट्स होती हैं, जो रोड लाइट्स अगर आपने देखी हो तो वो येलो कलर की होती हैं, उनमें सोडियम के सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सोडियम का फ्लेम कलर क्या हो गया, गोल्डन येलो। फिर पोटेशियम का होता है लाइलैक कलर बोलते हैं उसको, ये टर्म याद रखना, ठीक है। लाइलैक, LILAC, दैट इज वायलेट पिंकिश सा कलर होता है। कैल्शियम का जो फ्लेम कलर होता है वो ब्रिक रेड होता है। और मैग्नीशियम का तो कल मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते बताया भी था फुलझड़ी के एग्जाम्पल से, सिल्वर कलर की फुलझड़ी है तो मैग्नीशियम ही होता है उसके ऊपर वो फ्लेम प्रोड्यूस करने वाला। कैसी फ्लेम दिखती है, चमकीली सी दिखती है ना, उसको बोलते हैं डैजलिंग वाइट फ्लेम। डैजलिंग मतलब चमकती हुई। तो सोडियम का गोल्डन येलो है, कैल्शियम का ब्रिक रेड है, मैग्नीशियम का डैजलिंग वाइट है और पोटेशियम का लाइलैक कलर है, राइट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आप चाहते हो मैं ये रिएक्शंस आपको परफॉर्म करके दिखाऊं, और इनफैक्ट 10 से रिलेटेड अपने जो भी रिएक्शंस पॉसिबल हो, डू यू वांट मी टू परफॉर्म देम प्रैक्टिकली। और वैसे भी देखो केमिस्ट्री है, प्रैक्टिकल साइंस है, इन सबको देखने से आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और वो कंसेप्ट कंप्लीटली आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। लेकिन मैं ये तभी करूँगी जब मुझे कमेंट सेक्शन में एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आप बच्चों का, और अगर आप बोलोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बोलेंगे तो मैं रिएक्शंस आप सबके लिए परफॉर्म करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, और आज बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शन विद वाटर के साथ। मेटल का भी कंसिडर करेंगे, नॉन मेटल का भी कंसिडर करेंगे, दोनों की रिएक्शन पढ़ेंगे वाटर के साथ। पर इसको पढ़ने के पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और क्लियर करती हूँ आपका, रिलेटेड टू एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो आपको इस रिएक्शन में भी काम आएगा, रिएक्शन विद वाटर। और इसके बाद नेक्स्ट आती है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। तो मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से, जैसे डाइल्यूट HCl से करवा दिया, डाइल्यूट H2SO4 से करवा दिया, ऐसे ही नॉन मेटल्स का। इन दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है, क्योंकि इन दोनों में ही हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है कंपल्सरीली, ठीक है। कुछ कुछ जहाँ नहीं होती वो मैं आपको बता दूंगी, पर मेजरली जनरल जब हम लिखते हैं तो मेटल का रिएक्शन जब आप वाटर के साथ लिखते हो तो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जब मेटल का रिएक्शन आप डाइल्यूट एसिड के साथ लिखते हो तब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज कैसे होती है मेटल के केस में। तो देखो क्या होता है, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल हम डाइल्यूट एसिड का हमने एग्जाम्पल ले लिया, लेट्स से हमने HCl, डाइल्यूट HCl ले लिया। आपके पास कोई भी मेटल है M, राइट, आपने इसका रिएक्शन क्या किया है, किसके साथ, लेट्स से आपने इसका रिएक्शन करवा दिया डाइल्यूट HCl के साथ। अब डाइल्यूट जब हम बोलते हैं ना, इट मीन्स वाटर ज़्यादा है और एसिड क्या है, कम है।
जब कंसंट्रेटेड बोलते हो तो रिवर्स हो जाता है, एसिड ज़्यादा हो जाता है, पानी क्या हो जाता है, कम रहेगा, एक्वस सोल्यूशन ही जब वो रिएक्ट करेगा। तो आपने कोई भी मेटल M लिया और उसको किस में डाल दिया, थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करो, आपके पास डाइल्यूट HCl का सोल्यूशन है, उसमें आपने मेटल का वो पीस डाल दिया। अब होगा क्या, बिकॉज इट इज़ एन एक्वस सोल्यूशन, ये HCl जो है क्योंकि ये पोलर नेचर का है, ये डिसोसिएटेड रहेगा इन द फॉर्म ऑफ H प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस। ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में। अब इसमें क्या आ गया, मेटल, और मैंने आपको इस लेक्चर के फर्स्ट वीडियो से ही बता रखा है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इट मीन्स दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। उसको और कुछ भी नहीं आता, या तो वो रिएक्ट करेगा ही नहीं, और अगर वो रिएक्ट करेगा तो वो सिर्फ एक ही तरीके से रिएक्ट करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा अपनी वैलेंसी के अकॉर्डिंगली। तो इस मेटल ने क्या किया, अपनी वैलेंसी के अकॉर्डिंगली लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, M+, और ये भी कहाँ चल रहा है, एक्वस सोल्यूशन में तो काम चल रहा है पूरा। तो जैसे ही आपने मेटल को डाइल्यूट HCl में डाला, इसने इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना कैटायन बना लिया और ये ऐसे डिसोसिएटेड था ही। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है, देखो ये कहाँ जाएगा, अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये दोबारा M+ में चला जाए अट्रैक्ट होकर क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, या फिर ये किस में चला जाए, H+ में चला जाए। अब ये मेटल, if this metal is more reactive than hydrogen, रिएक्टिविटी सीरीज याद रखो, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट उसी से चल रहा है। मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल्स, अगर ये मेटल M उनमें से कोई मेटल है, यानी दिस इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, हाइड्रोजन में चला जाएगा, H+ में। H+ ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बना, H बना, पर एक सिंगल एटम हाइड्रोजन का स्टेबल नहीं होता, तो ये रिएक्शन कैसे चल रहा होगा, इस तरीके से, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होना शुरू हो जाएगी। दूसरा केस, सपोज ये मेटल M जो है इट इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के नीचे आ रहे, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, तो इस केस में यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन निकला है ये वापस M+ में ही चला जाएगा, यानी कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। राइट, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, दूसरी चीज, और बाकी का क्या होगा, ये जो M+ यहाँ से बना है, यहाँ Cl- है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा और एक सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये सॉल्ट क्या बनता है ये तो डिपेंड करता है, जैसे अगर सपोज ये Na+ है तो NaCl बन जाएगा, अगर ये Mg2+ है तो MgCl2 बन जाएगा। तो सॉल्ट विल वैरी डिपेंडिंग कि आपने मेटल कौन सा लिया है, लेकिन कॉन्स्टेंटली गैस कौन सी रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, अब इस चीज को समझो, हाइड्रोजन गैस कब रिलीज हो रही है, जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है, H+ गेन कर रहा है। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझो मेरे बच्चों, कि सपोज आपने मेटल की जगह ले लिया नॉन मेटल, मेटल की जगह आपने ले लिया नॉन मेटल, यहाँ पर वाटर भी हो सकता है, यहाँ पर एसिड भी हो, दोनों का कंसेप्ट सेम चल रहा है। ठीक है, मेटल की जगह आपने ले लिया नॉन मेटल, नॉन मेटल का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, भाई कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे। यहाँ पर जो आगे H+ है और लेट्स से Cl- है, तो इसमें H+ को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसमें तो बेचारे में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको भी इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, इसको भी इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, देने वाला कोई है नहीं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा ही नहीं, ये और ये मिलकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे और कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। राइट, तो यहाँ से 3 पॉइंट्स अपने दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर कर लो। पहला पॉइंट ये आ जाता है कि वही मेटल एसिड से या वाटर से रिएक्ट करेंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं, which are more reactive than hydrogen, they can only displace hydrogen from its compounds। तो वाटर से या डाइल्यूट एसिड से वही मेटल्स रिएक्ट करेंगे जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, यानी रिएक्टिविटी सीरीज में वो हाइड्रोजन के ऊपर आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट, वो मेटल्स जो हाइड्रोजन के नीचे आ रहे हैं सीरीज में, विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दे आर इनकेपेबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन। मैकेनिज्म में आपको समझा चुकी हूँ। तो ऐसे मेटल्स डाइल्यूट एसिड से या फिर वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट, नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड से या वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। बच्चों ये बोर्ड में एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है,
why do non-metals or why do non-metals they don't react with water or non-metals do not react with dilute acid, explain the reason. तो उसमें आपको सिंपल सी एक ही बात लिखनी है, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, अंडरलाइन करना है इलेक्ट्रोनेगेटिव को, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, अंडरलाइन करना है लूज इलेक्ट्रॉन को, हेंस दे आर नॉट एबल टू रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड और वाटर बिकॉज दे कैन नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन इन दैट केस. बस सिंपल सी 4 लाइन 4 पॉइंट लिखकर आंसर को खत्म करना है और मेन पॉइंट्स को, वर्ड्स को क्या करना है, अंडरलाइन करना है. ठीक है, तो ये हो गया इसका बेसिक कंसेप्ट. अब फटाफट से अपन रिएक्शन को पढ़ लेते हैं. तो बात कर लेते हैं पहले रिएक्शन, क्योंकि नॉन मेटल की तो हमें बात ही नहीं कर रही ना, मैंने आपको समझा दिया, वाटर से और डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करेंगे, तो हमें बात सिर्फ किसकी करनी है, मेटल की बात करनी है. तो हम लिखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर. तो हाइड्रोजन तो निकलनी है, साथ में देखते हैं और क्या निकलता है. ठीक है, तो एक जनरल इक्वेशन पहले लिखते हैं. हमारे पास क्या है, मेटल है, फिजिकल स्टेट क्या रहेगी, सॉलिड. इसका रिएक्शन आपने किससे करवा दिया, वाटर से. देखो वाटर की जनरल फिजिकल स्टेट क्या होती है, लिक्विड. पर अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि हम कभी कभी वाटर को स्टीम के फॉर्म में भी ले रहे हैं, यानी गैशियस फॉर्म में भी ले रहे हैं. तो यहाँ पर लिक्विड भी आ सकता है और यहाँ पर गैशियस भी आ सकता है. वो किस केस में आएगा वो अभी आप आगे देख लोगे. ठीक है, क्या बनेगा, या तो बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड, या फिर क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड. दोनों में से एक बनेगा, या तो बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड. ये अपने एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में बन जाएंगे और साथ में क्या रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी ही होगी. ये भी इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स और विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर. तो आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन गैस. ठीक है, अब किसमें ऑक्साइड बनेगा, किसमें हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये डिपेंड करेगा मेटल की रिएक्टिविटी पर. जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी, हाइड्रोक्साइड बनने की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी और ऑक्साइड बनने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी. मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल्स हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएंगे और जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम होगी, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएंगे. तो जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम होगी, हाइड्रोक्साइड बनने की टेंडेंसी भी कम होगी और ऑक्साइड बनने की टेंडेंसी बढ़ेगी. मतलब आपको क्या कंसिडर करते हुए चलना है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल. तो जैसे ऑक्सीजन वाले केस में अलग अलग हमने केसेस लिए थे ना, वैसे यहाँ पर लेते हैं. सबसे पहले बात करते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स की, और हाईली रिएक्टिव मेटल्स में लेते हैं हम सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम की बात करते हैं. ठीक है, क्या केस ले रहे हैं हम, इसी में ही हम कंसिडर कर रहे हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स को, और उसमें हम 3 एग्जांपल्स कंसिडर कर रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम. सोडियम और पोटेशियम को एक साथ पढ़ते हैं, कैल्शियम को थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे. बनेगा क्या, हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनेगा इसमें. ठीक है, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. तीनों में यही काम चलेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है. जैसे आपने सोडियम लिया, बहुत इजीली ये वाटर से रिएक्ट करेगा और क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा. साथ में क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस. फिजिकल स्टेट्स आपको पता है, बैलेंसिंग आपको आती है, नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में डाल देना. ठीक है, तो सोडियम ने रिएक्ट किया वाटर के साथ, क्या बनाया, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन. पोटेशियम भी इसी तरीके से क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस. इनफैक्ट इन दोनों केसेस में हाइड्रोजन गैस इतनी विग्रेसली प्रोड्यूस होती है कि इट कैचेस फायर. आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में तो मैं सोडियम का रिएक्शन भी वाटर के साथ आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगी, और बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन होता है. वो फायर जो लगती है, वो ब्लास्ट जो होता है, इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. लेकिन मैं तभी करूँगी जब आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा. ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम दोनों ही क्या करते हैं, अपने हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और ये हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट होती है दोनों केसेस में, वो इतनी विग्रस होती है कि इट कैचेस फायर. दूसरी बात, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, सोडियम और पोटेशियम दोनों ही क्या हैं, दे आर वेरी लाइट मेटल्स. इनकी डेंसिटी बहुत कम है, वाटर से भी कम है. वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर ml. इनकी डेंसिटी उनसे भी कम है, तो ये फ्लोट करते हैं.
वाटर के सरफेस पर ऐसे आप डालोगे ना सोडियम का पीस, तो ऐसे गोल 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 उसके सरफेस पर ऐसे फ्लोट करेगा, और फिर एकदम से जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो वो ब्लास्ट करके ऐसे फूटेगा, ठीक है, बिकॉज हाइड्रोजन इज द मोस्ट हाईली कंबस्टिबल गैस, इट कैचेस फायर, राइट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। कैल्शियम के केस में बच्चों क्या होता है कि कैल्शियम में थोड़ा सा रिएक्शन लेस विग्रेस होता है, बनता वही हाइड्रोक्साइड ही है, और साथ में क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस, लेकिन हाइड्रोजन गैस इतनी विग्रेस नहीं होती कि वो फायर कैच कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन धीरे धीरे रिलीज होती है। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि कैल्शियम की डेंसिटी जो होती है वो 1.5 के आसपास होती है, 1.5 ग्राम पर ml या 1.5 ग्राम पर cc। इट मीन्स इट इज हेवियर देन वाटर, स्टिल इट फ्लोट्स ऑन वाटर। आप जब कैल्शियम को पानी में डालोगे तो वो भी फ्लोट करेगा, ऑल्दो द डेंसिटी ऑफ कैल्शियम इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, इट शुड सिंक बट इट फ्लोट्स। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन गैस इनिशियली रिलीज हो रही होती है ये इसके सरफेस पर स्टिक हो जाती है, इसके सरफेस पर चिपक जाती है। अब ये गैस है, गैस किसी भी चीज में भरोगे तो उसको क्या कर देगी, हल्का कर देगी, ऊपर उठाएगी। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये कैल्शियम के सरफेस पर स्टिक हो जाती है, मेकिंग इट लाइट, एंड देन कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग ओवर वाटर, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना हाईली रिएक्टिव वाला केस। आगे चलते हैं अपन, थोड़ी सी रिएक्टिविटी कम की बात करते हैं मैग्नीशियम की, ठीक है। और दूसरी बात एक और चीज ध्यान में रखना कि ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं ये वाटर के साथ, ये जो आपने वाटर लिया है दिस इज एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, यू कैन इवन टेक कोल्ड वाटर इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम के केस में तो आप उन्हें ठंडे पानी में भी डाल दोगे ना तो भी वो रिएक्ट कर लेंगे। कैल्शियम के केस में भी वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सकता है, वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर के वाटर से रिएक्ट कर सकता है, बिकॉज दे देमसेल्व्स आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है। चलो बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम में थोड़ी सी रिएक्टिविटी कम हो गई, तो आपको थोड़ी सी कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एंड इन दिस केस इट विल नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट विल नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, किससे करेगा, इट विल रिएक्ट विद हॉट वाटर और यू कैन से बॉइलिंग वाटर। तो आपको थोड़ा सा पानी क्या लेना पड़ेगा, गर्म लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी क्या हो गई, कम। पर इस केस में भी बनेगा क्या, हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, और साथ में क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी, क्योंकि इतनी तो रिएक्टिविटी कम नहीं हुई है ना कि हाइड्रोक्साइड ना बना सके। तो हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसमें भी वो कैल्शियम वाला फंडा होता है कि इट इज डेंसर दैन वाटर बट स्टिल इट फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, बिकॉज द हाइड्रोजन बीइंग लिबरेटेड वो क्या होती है, मैग्नीशियम के सरफेस पर चिपक जाती है, उसको लाइट बना देती है और ये फ्लोट करने लग जाता है। तो यहाँ पर भी ये केस चलता है। चलो थोड़ी और रिएक्टिविटी को क्या करते हैं, डाउन करते हैं, और बात करते हैं किसकी, एल्यूमिनियम और जिंक की। ये तीसरी कैटेगरी आ गई, रिएक्टिविटी थोड़ी और क्या हो गई, कम। तो आपको वाटर की कंडीशन क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, बोर्ड में आंसर लिखते वक्त ये जरूर ध्यान रखना कि सपोज आपने ये इक्वेशन लिखी, आपने फिजिकल स्टेट्स भी मेंशन कर दिया, आपने इसको बैलेंस भी कर दिया, बट स्टिल क्योंकि यहाँ पर वाटर की एक पर्टिकुलर कंडीशन है ना, यही इक्वेशन में नीचे लिख देना बॉइलिंग वाटर, क्योंकि आप स्टेट तो लिक्विड ही ले रहे होगे, पर लिक्विड में कोल्ड भी तो हो सकता है ना, और कोल्ड से रिएक्ट करेगा नहीं, तो यहीं पर या बॉइलिंग या फिर हॉट वाटर लिख देना, इक्वेशन में ही मेंशन कर देना, ठीक है। अब एल्यूमिनियम और जिंक के केस में क्या हुआ, रिएक्टिविटी थोड़ी और कम हो गई, तो अब आपको हॉट वाटर से काम आपका नहीं चलेगा, ये रिएक्ट करेंगे किससे, दे विल रिएक्ट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम। थोड़ी सी कंडीशन और स्ट्रॉन्ग करनी पड़ जाएगी, और अब यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा ऑक्साइड, क्योंकि रिएक्टिविटी कम हो गई। तो फॉर एग्जाम्पल आपने एल्यूमिनियम लिया, वाटर, अब फिजिकल स्टेट बच्चों बोलो क्या लिखोगे, गैशियस, और यहीं पर ही इक्वेशन में क्या लिख देना, स्टीम लिख देना नीचे ब्रैकेट में। कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन करना है हमको, क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, Al2O3, और साथ में क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस, राइट। अगर आप जिंक लेते हो तो उस केस में भी सेम यही रहेगा, ZnO बन जाएगा, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना कि दे विल रिएक्ट विद स्टीम। चलो थोड़ी और रिएक्टिविटी कम करते हैं और बात करते हैं किसकी, आयरन की। थोड़ी रिएक्टिविटी और कम कर दी, अब आ गया केस किसका, आयरन का। तो बच्चों अब वाटर का सोच के बताओ, हाईली रिएक्टिव के लिए कोल्ड ले लिया था, थोड़ा कम रिएक्टिव हुआ हॉट वाटर ले लिया था,
और कम हो गया, स्टीम ले लिया था, अब स्टीम के बियॉन्ड थोड़े ना कोई फॉर्म है वाटर का एनर्जी वाइज, राइट? तो यहाँ पर आपको लेना तो क्या पड़ेगा, स्टीम लेना पड़ेगा, पर इसकी रिएक्टिविटी तो और कम है, तो कुछ और तो करना पड़ेगा ना साथ में। स्टीम लिया, लेकिन अब इस केस में आपको ये जो आयरन है ये भी कैसा लेना पड़ेगा, रेड हॉट। अभी तक देखो हम मेटल को हीट नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ पानी का ही फॉर्म बदल बदल के ले रहे थे एनर्जी वाइज। अब हमने यहाँ पर आयरन को भी क्या कर दिया, हीट कर दिया, और वो एकदम गरम गरम आयरन को क्या करना है, आपको स्टीम से रिएक्ट करवाना है। बनेगा क्या बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, राइट? और यहाँ पर क्या बनेगा, ये अपना ऑक्साइड ही बनाएगा Fe3O4, और साथ में रिलीज हो जाएगी क्या, हाइड्रोजन गैस। Fe3O4 का नाम क्या है, आप बोलो फेरोफेरिक ऑक्साइड, फेरोफेरिक ऑक्साइड, या फिर आप क्या बोल सकते हो, आयरन 2,3 ऑक्साइड। आयरन ब्रैकेट में से रोमन में लिखोगे 2,3 ऑक्साइड, राइट? तो बनेगा ऑक्साइड और साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। बच्चों एक चीज़ और ध्यान में रखना, हो सकता है कि मेरा वीडियो देखकर आपके मन में डाउट्स आए, जैसे मैम ये नाम कैसे लिख दिया, ऐसा कोई भी डाउट आ सकता है, तो उसको कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ और मैं आपके डाउट का रिप्लाई भी वही कर दूंगी, ठीक है? तो आपका डाउट भी सॉल्व हो जाएगा। अगर ऐसा कोई डाउट होगा जो बहुत सारे बच्चों का होगा तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में यहीं पर ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? तो आयरन का केस ले लिया, अब आयरन के नीचे कौन से मेटल्स आ गए, अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्या आ गया, मेटल आ गया जैसे कॉपर, मेटल आ गया जैसे मरकरी और सिल्वर और गोल्ड और प्लैटिनम, ये सारे आ गए। और इनका केस मैं आपको बता चुकी हूँ, दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे, इनका कोई भी रिएक्शन वाटर के साथ नहीं होगा। तो ये हो गया क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। नॉन मेटल, तुमसे बोल दिया जाए नॉन मेटल का रिएक्शन बताओ, तो हंस देना ज़रा अच्छे से, कहना नॉन मेटल, क्या, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। रीजन जल्दी बोलो, वाई, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रो नेगेटिव, मतलब दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब इससे क्या होगा, दे कैन नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो बस यहीं पर ही नॉन मेटल की कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, राइट? तो आई होप आपको ये रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद वाटर समझ में आया होगा। अगली वीडियो में अपन बात करेंगे डाइल्यूट एसिड्स की और चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जो भी आपके सजेशंस और फीडबैक्स हैं हम ज़रूर उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे, जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा, जो भी पॉसिबल होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर करके आपकी जो भी डिमांड्स है वो हम पूरी करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़िया केमिस्ट्री बनाते रहिए बुक से। गुड लक, थैंक यू।